हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप लोग अपने घरों पे सेफ होंगे। आज हम बात करेंगे अप्रैल महीने के करंट अफेयर्स के बारे में। ये वीडियो आपको कुछ दिन पहले मिल जाना था, लेकिन जो कि टेंशन ऑनगोइंग चल रही थी दोनों बॉर्डर्स पे, उस वजह से लेक्चर थोड़ा सा डिले हो चुका है। बट कोई बात नहीं, आज हम बात करेंगे जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो है इंपॉर्टेंट रहते हैं। अगर हम बात करें एसएससी के एग्जाम्स की, जेके एसएसबी के, या फिर आपके रेलवे के एग्जाम की, तो हम लोग कोशिश करते हैं जो करंट अफेयर डिफिकल्ट पार्ट बच्चों को लगता है उसमें सिर्फ एग्जाम ओरिएंटेड जो हाईलाइटेड न्यूज़ है वो आप लोगों तक पहुंचाएं। जो लोग इस चैनल पर नए हैं, आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। आप इस वीडियो को लाइक पहले ही कर दीजिएगा ताकि आपके फ्रेंड्स तक भी ये चीज़ें जो है वो पहुंच जाए। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास को। वीडियो शुरू करने से पहले बता दूं, कल था बुद्ध पूर्णिमा, जिसके लिए 60% डिस्काउंट कोड अवेलेबल है ऐप पे। जो बच्चे जेकेबीएसआई की तैयारी कर रहे हैं, आपको बता दूं हम लोगों ने आपके लिए एक प्रैक्टिस सीरीज जो है वो शुरू करी है, जिसमें 10,000 से ज़्यादा एमसीक्यूज जो है वो कवर करवा रहे हैं। अभी तक हम लोग उसमें 1500 एमसीक्यूज कवर करवा चुके हैं हार्डली 10 दिन के अंदर ही। और आप लोगों को एक रोज हर हफ्ते एक ऐसा शेड्यूल जो है वो मिलता है, जिसको हम लोग हर एक सेक्शन को टारगेट कर रहे हैं। तो अगर आप लोग ये ज्वाइन करना चाहते हैं, कोई भी कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं, तो आप लोग ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं प्ले स्टोर पे। वहाँ पे आपको सारे कोर्सेज जो हैं वो मिल जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास को बिना ज़्यादा टाइम वेस्ट करे। सबसे पहले बात करेंगे सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के ऊपर। अप्रैल महीने में ही इंडिया ने इनॉग्रेट करा है अपना पहला, देखो जब कभी भी अगर हम बात करें इस तरीके के वर्ड, अगर आप लोग देखते हैं फर्स्ट एवर, या फिर अगर बात करें दुनिया का ये सेकंड है, हिमालयन हाई ऑल्टीट्यूड एटमॉस्फेरिक एंड क्लाइमेट रिसर्च सेंटर की किस लोकेशन पे जो है इनॉग्रेट करा गया था, तो ये बता दूं ये करा गया है जम्मू कश्मीर में। जम्मू कश्मीर में कहाँ पे ये करा गया है? नत्था टॉप में। पत्नी टॉप की तरफ अगर आप लोग जाते हैं, उधमपुर डिस्ट्रिक्ट में आपको ये मिल जाएगा। अब कई बार यहाँ पे सवाल ऐसे नहीं बनते हैं, कई बार सवाल ये बनते हैं कि किस किस ने इसको बनाने में मदद करी है, या कौन है जिन्होंने कोलैबोरेट करके इसको बनाया है। तो यहाँ पे याद रखना, सबसे पहले तो जो हमारा साइंस एंड टेक डिपार्टमेंट है उसके द्वारा ये करा गया है। इसके अलावा J&K गवर्नमेंट यहाँ पे इन्वॉल्व है। और सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? सबसे इंपॉर्टेंट है स्विस नेशनल सर्विस फाउंडेशन जो है, साइंस फाउंडेशन जो है वो यहाँ पे इन्वॉल्व है। और अगर मैं बात करूँ, यहाँ पे एक और प्रोजेक्ट जो है वो लॉन्च करा गया था, जिसका नाम आपको याद रखना है। उस प्रोजेक्ट का नाम है आइस क्रंच। ठीक है, ये इंडिया और इंडो स्विस ज्वाइंट प्रोजेक्ट है, रिसर्च प्रोजेक्ट है। आपको ये नाम भी याद रखना है। कभी कभार होता है एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चंस ना पूछ के इस तरीके से क्वेश्चन इन डिटेल जाके पूछ ले जाते हैं, तो आपको इस पॉइंट को याद रखना है। आई होप आपको ये चीज़ अब क्लियर रहेगी। ठीक है, स्विस नेशनल साइंस फाउंडेशन का इसमें बहुत बड़ा रोल है। और इंडिया और स्विस जो है एक ज्वाइंट रिसर्च प्रोजेक्ट भी चला रहे हैं, जिसका नाम क्या है? आइस क्रंच। क्लियर है? नेक्स्ट पे आते हैं। अभी रिसेंटली 2 कंट्रीज ने पार्टिसिपेट करा है। 4th एडिशन जो हुआ था बायलेटरल ट्राई सर्फेसिस ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस डिजास्टर रिलीफ, जिसे HADR भी कहा जाता है। ये एक्सरसाइज जो है टाइगर ट्रम्प किस किस के बीच में होती है? देखो सबसे पहली चीज आप लोग इसको याद रखना, किसके बीच में हुई है? ये हुई है इंडिया और यूएसए के बीच में। कितने फेजेस में कंडक्ट होती है? देखो ये 2 फेजेस में होती है। एक होता है आपका हार्बर फेज और एक आपका होता है सी फेज। ठीक है, हार्बर फेज कहाँ पे हुआ है? याद रखना, वो हुआ है आपका विशाखापट्टनम में। और अगर आपसे पूछा जाएगा कि सी फेज कहाँ हुआ है, वो हुआ है काकीनाडा में। तो दोनों जगहें आपकी जो है इंडिया में है, तो आपको इस चीज़ को याद रखना है। साथ ही साथ अगर मैं यहाँ पे एक और बात करूँ, टाइगर ट्रम्प, अभी ये रिसेंटली आप लोगों ने देखा था इंडिया और पाकिस्तान के बीच में जो टेंशन गरमाई थी, उसमें यूएसए ने इन्वॉल्वमेंट अपनी दिखाई थी सीज फायर के लिए। कभी अगर आप ध्यान से अगर इस चीज़ को नोटिस करेंगे, इससे पहले एक वीडियो आई थी जो इसमें कहा गया था कि ये जो सब चल रहा है वो हमारे बिजनेस ऑफ आवर बिजनेस है, यानी कि हम लोग इसमें कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं करेंगे। और एकदम से ऐसा क्या हुआ कि यूएसए जो है वो सीधा आके यहाँ पे अपनी इन्वॉल्वमेंट दिखा रहा है। और उन्होंने सीज फायर के लिए इंडियन गवर्नमेंट को जो है, इंडियन फोर्सेस को ये कहा गया कि यहाँ पे सीज फायर करा जाए, क्योंकि बहुत हद तक बहुत सारी जगहों पे ये भी चीज़ें आ रही है कि इंडिया के द्वारा जो अटैक करे गए थे उसमें कहीं ना कहीं इतना ज़्यादा डैमेज पाकिस्तान को हुआ है कि जो उनके न्यूक्लियर वेपन्स है वहाँ तक जो है स्ट्राइक्स जो हैं वो देखने को मिली है। तो इसकी वजह से ही अलार्मिंग सिचुएशन के साथ वहाँ पे न्यूज़ जो है यूएसए के न्यूज़पेपर में आर्टिकल जो है वो पब्लिश हुए हैं कि उनको काफ़ी अलार्मिंग इंटेलिजेंस मिले थे, जिसकी वजह से यूएसए ने इन्वॉल्वमेंट दिखाई है। तो ये चीज़ें आप लोगों ने ज़्यादा अच्छे से देखी है। जो हमारे साथ पुंछ राजौरी और बॉर्डर एरियाज़ के कश्मीर के लोग या जम्मू से लोग थे जिन्होंने फेस करा है, तो ये चीज़ें आप लोगों के साथ हुई थी, सबके साथ हुई थी। और अगर आप आज ये लेक्चर देख रहे हैं तो आप लोग आई होप सेफ होंगे अपने घरों पे। तो आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 3 की अगर मैं बात करूं, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 काफ़ी इंपॉर्टेंट है।
कौन सी ऐसी कंट्री स्टेट है रिसेंटली जिसने इनॉग्रेट करा है इंडिया का लार्जेस्ट क्लोरोट्यूलिन प्रोजेक्ट? ठीक है, अब यहाँ पे ये प्रोजेक्ट क्या है, इस प्रोजेक्ट का मेन एम है कि वो जो है प्रोड्यूस करे वैल्यू एडेड क्लोरीन को, डेरिवेटिव्स को, ताकि जितना भी हम लोगों का इंपोर्ट पे डिपेंडेंसी है वो कहीं ना कहीं तक रिड्यूस हो सके और हम लोग जो है एक्सपोर्ट में यहाँ पे काम करें। तो किसके द्वारा ये करा गया है? तो आपको बता दूं, ये करा गया है गुजरात के द्वारा। गुजरात गवर्नमेंट ने रिसेंटली यहाँ पे शुरू करा है। और अगर एग्जैक्ट जगह आपको पूछी जाए कहाँ है, तो एक जगह है दाहेज करके, वहाँ पे ये जो प्लांट है या फिर ये जो क्लोरोट्यूलिन प्लांट है वो लगाने की बात करी गई है। तो किस स्टेट के द्वारा कराया गया? ये करा गया है गुजरात के द्वारा। नेक्स्ट पे आते हैं, कौन मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के द्वारा अभी रिसेंटली डिजिटल प्लेटफॉर्म एक लॉन्च करा गया है जिसमें कि मॉनिटर किया जाएगा अवेलेबिलिटी ऑफ एंटी रेबीज वैक्सीन को और एंटी स्नेक वेनम को अक्रॉस इंडिया। अब यहाँ पे इसका नाम क्या है? देखो, इसका नाम इंपॉर्टेंट है, इसका नाम है जूविन। ठीक है, अब जूविन की फुल फॉर्म क्या है? ये है जूनोसिस विन। ठीक है, एनसीडीसी यानी कि नेशनल सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल ने और मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर ने मिलकर इसको बनाया है। ये किसके सपोर्ट के साथ बना है? अगर कभी इन डिटेल इन डेप्थ क्वेश्चन बनेगा तो याद रखना, ये बना है यूएनडीपी के साथ। यूएनडीपी क्या है? ये है यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। इनकी सपोर्ट के साथ ये जो है बनाया गया है। तो इस डिजिटल प्लेटफॉर्म का नाम यहाँ पे आप लोगों को याद रखना है। अब अगर बात हो रही है मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर की भी, तो रिसेंटली अभी अप्रैल महीने में ही प्रधानमंत्री के द्वारा ना काफ़ी सारे अवार्ड दिए गए थे एक्सीलेंस इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है, अगर मैं बात करूं जम्मू कश्मीर से कुपवाड़ा डिस्ट्रिक्ट को ये अवार्ड मिला है। और एक ना डिजिटल प्लेटफॉर्म भी है जिसको इस अवार्ड से सम्मानित करा गया था, जो प्रधानमंत्री के द्वारा दिया गया था एक्सीलेंस पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के लिए। तो उस ऐप का नाम भी याद रखना, उस ऐप का नाम है पोषण ट्रैकर। ठीक है, ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट हो सकता है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, तो दोनों चीजें आपको पता होनी चाहिए। नेक्स्ट पे आते हैं, ई सेहत ऐप किस स्टेट के या यूटी के द्वारा रिसेंटली जो है वो लॉन्च करी गई है? जिन्हें आप यहाँ देख रहे हैं वो है हमारे उमर अब्दुल्ला, सीएम जम्मू कश्मीर यूटी। तो ये किसके द्वारा करी गई थी? जम्मू कश्मीर डेवलप डिपार्टमेंट के द्वारा जो है इसको लॉन्च करा गया था, ताकि जो डिजिटल हेल्थ केयर है वो एक्सेसिबल हो सके क्रॉस जेएंड के। और इन्होंने कहा था कि बहुत सारे ट्रेनिंग प्रोग्राम जो है वो भी कंडक्ट करवाए जाएंगे, ताकि जो स्टाफ है या फिर जो आम पब्लिक है वो इससे यूज टू हो जाए। तो यहाँ पे अगर सवाल पूछा जाएगा कि ई सेहत ऐप किसके द्वारा लॉन्च करी गई है, तो वो जम्मू कश्मीर यूटी के द्वारा जो है लॉन्च करी गई थी। नेक्स्ट पे आते हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अनाउंस करी थी अभी इंटरनेशनल डे ऑफ योगा की थीम। अब कई बच्चे यहाँ पे सबसे पहला सवाल करेंगे, सर और पेपर में देखो इंटरनेशनल डे ऑफ योगा कब मनाया जाता है, ये पूछा जा सकता है। देखो, ये डे जो है ये हम लोग हर साल 21 जून को मनाते हैं। ठीक है, अभी हमारा मई चल रहा है और अभी एक दो महीने पहले ही एक थीम जब आ जाती है तो वो डे ऑटोमेटिकली बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो क्या है इस बार की थीम? ये वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों का बनेगा अपकमिंग एग्जाम्स के लिए भी, तो इसको याद रखना। इसकी थीम थी योगा फॉर वन अर्थ वन हेल्थ। ऑप्शन नंबर थर्ड जो आप यहाँ पे देख रहे हैं, इसको मार्क कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट ये है। तो ये थीम निकाली गई है और इसके साथ साथ आपको ये भी याद रखना है इंटरनेशनल डे ऑफ योगा कब मनाया जाता है। बहुत बार बहुत सारे एग्जाम्स में ये क्वेश्चन जो है पूछा गया है। नेक्स्ट पे आते हैं, रिसेंटली एक बायोग्राफी जो है लिखी गई है किसके ऊपर? द ग्रेट कंसिलेटर लाल बहादुर शास्त्री एंड द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इंडिया। इसको किसके द्वारा लिखा गया है? तो इसको लिखा गया है संजीव चोपड़ा के द्वारा। ठीक है, इनको याद रखना। इसके अलावा अगर मैं बात करूं, अभी रिसेंटली कौन सा ग्रुप ऐसा है जिसने 4 गोल्ड अवार्ड जो हैं जीते हैं डिफरेंट कैटेगरीज में? इंटरनेशनल एडवर्टाइजिंग एसोसिएशन ऑलिव ग्राउंड अवार्ड्स के द्वारा किसे सम्मानित यहाँ पे किया गया है? तो ये किया गया है अडानी ग्रुप को। इंपॉर्टेंट है, आप लोगों को पता होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट पे आते हैं, यूनियन मिनिस्टर पीयूष गोयल जो हमारे इस समय मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज है, इनॉग्रेट करा था कौन सा एडिशन ऑफ स्टार्टअप महाकुंभ। ठीक है, अब स्टार्टअप महाकुंभ जो लॉन्च किया गया है ये अप्रैल 3 से 5 तक करा गया था भारत मंडपम में, न्यू दिल्ली में ये इनॉग्रेट करा गया था। ये कौन सा एडिशन था? देखो, बहुत इंपॉर्टेंट ये एडिशंस हो जाते हैं, इस तरीके के इवेंट्स हो जाते हैं जो अभी रिसेंटली स्टार्ट होते हैं। पिछले साल ये शुरू किया गया था, इस बार इसका सेकंड एडिशन था। तो आपको ये याद रखना है हुआ कहाँ पे था, लास्ट टाइम भी यहाँ पे कंडक्ट करवाया था न्यू दिल्ली में, इस बार भी न्यू दिल्ली में हुआ था। बट आपको ये नाम याद रखना है स्टार्टअप महाकुंभ। इसमें जितने भी स्टार्टअप फाउंडर्स हैं वो आते हैं, अपने
आप अपने जो प्रोजेक्ट्स हैं वहाँ पे शोकेस करते हैं। और इनकी स्पीच जो भी बहुत वायरल हुई थी कि जो इंडिया के स्टार्टअप्स हैं वो सेमीकंडक्टर्स की फील्ड में काम करें, तो ये आपने देखी होगी कहीं ना कहीं, बहुत वायरल हुई थी। नेक्स्ट पे आते हैं, कौन सी इंडियन स्टेट ऐसी है जो कि पहली बनी है जिसने इंप्लीमेंट करा है सब कैटेगराइजेशन ऑफ शेड्यूल कास्ट इन अप्रैल 2025? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है। अब यहाँ पे सबसे पहले इस क्वेश्चन के आंसर से पहले आपको पता होना चाहिए ये सब कैटेगराइजेशन क्या होती है। देखो, सब कैटेगराइजेशन की अगर मैं बात करूं किसके द्वारा करा गया, तो ये बता देता हूँ, ये तेलंगाना के द्वारा करा गया है। अब तेलंगाना शेड्यूल कास्ट एक्ट 2025 जो आया है, इसमें क्या करा है, जो कोटा दिया जाता है, अब उसको क्या किया जाएगा, इनहांस करा गया है ग्रांट ऑफ कोटा टू मोर बैकवर्ड कास्ट इनसाइड दीज ग्रुप्स। अब हुआ क्या है पहले मैं आपको बताता हूँ। फॉर एग्जांपल जैसे आप देखते हैं एससी की अगर मैं बात करूँ, तो एससी के पास तकरीबन 15% जॉब रिजर्वेशन का या हर एक फील्ड में एक कोटा रहता है। अब तेलंगाना ने सब कैटेगराइजेशन क्या करी है, इन्होंने क्या किया है, इन्होंने 3 ग्रुप्स में इसको डिवाइड कर दिया है, ग्रुप 1, ग्रुप 2, ग्रुप 3। ठीक है, अब इनमें क्या हुआ है, इस कोटा को डिवाइड कर दिया, यानी कि ग्रुप 1 के जो शेड्यूल कास्ट है उनको 1% मिलेगा, जो ग्रुप 2 के हैं उनको 9% मिलेगा, जो ग्रुप 3 के हैं उनको 5% दिया जाएगा। अब इसमें फर्दर बाइफ्रिकेशन कैसे करी है, जो टोटल इनकी एससी का जो सब कास्ट बनी होती हैं, उसमें 15 कास्ट जो आती हैं वो ग्रुप 1 में इन्होंने अलग से कर दी हैं। उसके बाद 18 कास्ट जो हैं उनको सेकंड में कर दिया है, और 26 कास्ट जो हैं उनको थर्ड ग्रुप में कर दिया है। अब ये जो बाइफर्केशन होगी इस 15% के कोटा की, वो इस तरीके से करी जाएगी। अब यहाँ पे ये स्टेप क्यों इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि देखो कई बार क्या होता है, कई बार मान लीजिए ग्रुप 1 के लोग जो शेड्यूल कास्ट में आते हैं, जो ये 15 कास्ट हैं, कहीं ना कहीं आज की डेट में काफ़ी ज़्यादा, जो पिछले 100 सालों के कंपैरिजन में देखा जाए तो काफ़ी ज़्यादा तरक्की कर चुके हैं, और कहीं ना कहीं ये लोगों के पास अब उन तरीके के सुविधाएं हैं, और ये ही लोग 15% उस कोटा को कैप्चर कर जाते हैं, और यहाँ तक ये चीज़ें पहुँचती ही नहीं थी। तो इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए सब कैटेगराइजेशन करी गई है कि जो पहले 1% है उनको सिर्फ जो ग्रुप 1 में कास्ट आएंगी, सब कास्ट आएंगी, उनको सिर्फ 1% दिया जाएगा। तो ये एक स्टेप लिया गया है, और ये पहली ऐसी स्टेट बनी है जिसने इसमें इम्प्लीमेंटेशन करी है, तेलंगाना गवर्नमेंट। आपको अब ये क्वेश्चन हमेशा याद रहेगा, क्योंकि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। जब कभी भी रिजर्वेशन के साथ छेड़छाड़ होती है तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बन जाते हैं। नेक्स्ट पे आते हैं, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने रिसेंटली साइन करा है एक एमओयू टू स्ट्रेंथन जुडिशियल कोऑपरेशन विद विच ऑफ द फॉलोइंग सुप्रीम कोर्ट। अब यहाँ पे अगर मैं बात करूँ कौन से सुप्रीम कोर्ट के साथ ये एमओयू साइन करा गया है, तो ये साइन करा गया था नेपाल के साथ। ठीक है, इजी क्वेश्चन है। अब यहाँ पे 2 चीज़ें आपको बता देता हूँ। रिसेंटली हमारे जो चीफ जस्टिस हैं वो चेंज हुए हैं। अब हमारे चीफ जस्टिस कौन है, वो है BR गवई जी। पहला नाम तो इनका याद रखना। इनसे पहले कौन थे, इनसे पहले जो थे वो थे संजीव खन्ना। ठीक है, इसके साथ साथ जो बच्चे हाई कोर्ट की तैयारी कर रहे हैं हमारे साथ, आपको बता दूं हमारे 23rd लॉ कमिश्नर भी चेंज हुए हैं, उनका नाम भी नोट कर लेना। उनका नाम है दिनेश महेश्वरी जी। ठीक है, ये कौन बने हैं, ये हमारे 23rd लॉ कमिश्नर बने हैं। ये दोनों नाम आपको पता होने चाहिए। ठीक है, और किसके साथ ये एमओयू साइन करा गया है, ये हम लोगों ने करा है नेपाल के साथ। नेक्स्ट पे आते हैं, अप्रैल 2025 में कौन सी ऐसी स्टेट है जिसका कुंभकोनम बिटल लीफ जो है और जिसका थोवलाई फ्लावर गार्लेंड जो है, इनको जीआई टैग मिला है, जिनको आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। कौन सी स्टेट से ये है, तो ये है तमिलनाडु से। बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो रिसेंटली जो भी जीआई टैग मिलते हैं, मैं कोशिश करूंगा एक कंपाइल्ड वीडियो आप लोगों तक पहुंचा दूं। हर साल इस महीने में आपके जीआई टैग जो वो मिलते हैं। अब अगर आपसे एक सवाल पूछा जाए कि सबसे ज़्यादा कौन सी स्टेट के पास जीआई टैग है, तो याद रखना उत्तर प्रदेश के पास सबसे ज़्यादा जीआई टैग है। ठीक है, उत्तर प्रदेश के पास सबसे ज़्यादा जीआई टैग है, इसको याद रखना। और ये जो 2 नाम आप यहाँ पे देख रहे हैं, ये दोनों नाम किसके हैं, ये कहाँ से बिलोंग करते हैं, ये तमिलनाडु से बिलोंग करते हैं। नेक्स्ट पे आते हैं, कौन से ऐसे इंडियन रेसलर हैं जिन्होंने पहले ऐसे बने हैं जिन्होंने फर्स्ट एंड ओनली गोल्ड मेडल जीता 2025 के सीनियर एशियन रेसलिंग चैंपियनशिप में। इनका नाम याद रख लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है। आपके पेपर में अगर स्पोर्ट्स सेक्शन मेंशन है तो डायरेक्ट पूछा जाएगा कि मनीषा बनवाला किस फील्ड से रिलेटेड है, तो याद रखना ये रेसलर है और इन्होंने एशियन रेसलिंग चैंपियनशिप में गोल्ड जीता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी, तो इसको याद रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट पे आते हैं, अकॉर्डिंग टू 2025 टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन रिपोर्ट, इंडिया का क्या रैंक रहा है रेडीनेस फॉर फ्रंटियर टेक्नोलॉजीज। ठीक है, 170 कंट्रीज थी। अब यहाँ पे सबसे पहली चीज अगर मैं बात करूँ,
इस पूरी टेक्नोलॉजी का क्या मतलब है या फिर ये रैंकिंग किस चीज़ पे दी गई है? देखो इंडिया का रैंक क्या रहा है? इंडिया का रैंक रहा है 36। पहले पे कौन सी है? पहले पे है यूएसए। अब अगर मैं यहाँ पे बात करूँ ये क्या है, तो देखो ये इंडेक्स जो है वो बेसिकली देखा जाता है कि कंट्रीज कितनी प्रिपेयर हैं अडॉप्ट करने के लिए फ्रंटियर टेक्नोलॉजीज। अब फ्रंटियर टेक्नोलॉजीज में क्या आ जाता है? आपका एआई आ जाता है, आपका रोबोटिक्स आ जाता है, आपकी बायोटेक्नोलॉजी जो है वो यहाँ पे आ जाती है। तो कितना तैयार है? तो इंडिया 36वें रैंक पे है आउट ऑफ 170 कंट्रीज, जो कि तैयार है, रेडीनेस फॉर फ्रंटियर टेक्नोलॉजीज। ठीक है, अब इंडेक्स को याद रखने का एक तरीका मैंने आपको पहले भी सिखाया है, याद रखना इंडिया में 6 में से 3 लोग जो हैं वो तैयार हैं। अभी अगर मैं बात करूं जैसे घिबली एक्ट आपका जो है फेमस हुआ था इंस्टाग्राम, तो भाई याद रखने का तरीका यही है कि फ्रंटियर टेक्नोलॉजी थी, हर 6 में से 3 लोगों ने उसको बनाया था। 36 टैग कभी नहीं भूलेगा। आप लोग जब मर्जी अब पेपर के लिए चले जाओ। नेक्स्ट पे आते हैं, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। रिसेंटली देखो, अभी अगर मैं बात करूं अप्रैल महीने में मासाकी काशिवारा को, जो कि 78 ईयर्स के जापानीज मैथमेटिशियन है, इनको एबल प्राइज से सम्मानित करा गया। पेपर में डायरेक्ट क्वेश्चन बहुत बार भी ये पूछा गया है कि एबल प्राइज जो है वो किस फील्ड में दिया जाता है, तो वो देखो वो दिया जाता है मैथमेटिक्स में। ठीक है, नोबेल प्राइज ऑफ मैथमेटिक्स भी यहाँ पे इसको कहा जाता है। किस चीज के लिए दिया गया? क्योंकि इनको की जो फंडामेंटल कंट्रीब्यूशंस थी, किस चीज के लिए जो इन्हें ये सम्मानित दिया गया है? देखो इनको दिया गया है अलजेब्रिक एनालिसिस एंड रिप्रेजेंटेशन थ्योरी के लिए। बहुत इंपॉर्टेंट है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है इनका नाम, इनको अवार्ड कौन सा मिला है। और आजकल क्या हो गया है, जेके एसएसबी की बात करूँ, एसएससी की बात करूँ, वो बिल्कुल इस तरीके के क्वेश्चन नहीं पूछते कि बताओ किसको मिला एबल प्राइज, वो ये पूछते हैं कि किस चीज के लिए मिला है। होमवर्क नोट कर लो, आप लोगों को मैंने नोबेल प्राइज पढ़ाए थे। नोबेल प्राइज कब तक इंपॉर्टेंट रहते हैं? जब तक अगले ना मिल जाए। तो आपको ये याद रखना है कि किसको किस फील्ड में उस अवार्ड से सम्मानित करा गया है। मैंने एक डिटेल वीडियो बनाई है, वो आपको मिल जाएगी, आप सर्च करेंगे नोबेल प्राइज ट्रिपल एस के साथ। नेक्स्ट पे आते हैं, नेशनल सेफ मदरहुड डे हर साल मनाया जाता है 11 अप्रैल के दिन। ठीक है, हर साल 11 अप्रैल के दिन इसको ऑब्जर्व करा जाता है। किस प्रोमिनेंट फिगर का बर्थ एनिवर्सरी जो है वो उस दिन होती है? तो यहाँ पे याद रखना कस्तूरबा गांधी जो हैं उनकी जन्म दिवस को हम लोग किस रूप में मनाते हैं? नेशनल सेफ मदरहुड डे। अब यहाँ पे पहला पॉइंट याद रखना, अगर आपसे सिर्फ पूछा जाएगा कि मदर्स डे कब मनाया गया, तो यहाँ पे ये भी याद रखना मदर्स डे अभी थोड़े दिन पहले बनाया गया है। हर सेकेंड संडे कौन से महीने का? मई महीने का हम लोग मनाते हैं मदर्स डे के फॉर्म में। ठीक है, सेकेंड संडे। इस साल कब था? 11th को। ठीक है, अब यहाँ पे ये चीज कंफ्यूजिंग नहीं होनी चाहिए कि पेपर में अगर आपसे पूछा गया नेशनल सेफ मदरहुड डे कब है, ऑप्शन में आपको 11 मई लिख दिया, तो कई बच्चे इसको मार्क कर देंगे। तो ध्यान रखना 11 मई क्या होता है, 11 मई को हम लोगों ने मदर्स डे मनाया है इस साल। अगले साल किसी और डे को आएगा। आमतौर पे हम कब मनाते हैं? सेकेंड संडे को हम लोग मनाते हैं। ठीक है, और नेशनल सेफ मदरहुड डे कब होता है? वो होता है 11 अप्रैल के दिन हर साल। क्लियर है? नेक्स्ट पे आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। देखो वक्फ अमेंडमेंट एक्ट बहुत ज़्यादा न्यूज़ में था, क्वेश्चन कहीं ना कहीं इस पे बनेगा, किस तरीके से बन सकता है वो भी हम बात करेंगे। सबसे पहले अगर मैं बात करूं, प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू ने अपना ऐसे इसको दे दिया है, किस डेट को दिया था? तो इन्होंने दिया था 5 अप्रैल को 2025 को। क्लियर है? पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, लोकसभा या फिर अगर आपसे पूछा जाए पार्लियामेंट में कब पास हुआ था? 4 अप्रैल को ये पार्लियामेंट से पास हो चुका था। अब ये जो रिफॉर्म्स हुई हैं ये कौन से वक्फ एक्ट में हुई हैं? पुराना वाला कौन सा था? तो यहाँ पे इसका नाम भी याद रखना, यह है वक्फ एक्ट 1995। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी है, याद रखना, पेपर में डायरेक्ट पूछा जा सकता है कि किस में हुई है। अब क्या है नाम? अब है वक्फ अमेंडमेंट एक्ट 2025, लेकिन पहले क्या था? वो था वक्फ एक्ट 1995। क्लियर है? नेक्स्ट पे आते हैं। अभी रिसेंटली कौन सा एक ऑपरेशन है जो लॉन्च करा गया था इंडिया के द्वारा, ताकि जो म्यांमार में भूचाल आए थे, अर्थक्वेक आया था, उसकी हेल्प करने के लिए? तो देखो उसका नाम रखा गया था ऑपरेशन बर्मा। लेकिन उसके बाद एक और बहुत इंपॉर्टेंट मिशन जो है, ऑपरेशन जो है वो हुआ है, जिसका नाम है ऑपरेशन सिंदूर। बहुत इंपॉर्टेंट नाम है, इसको याद रखना। क्या हुआ है क्या नहीं हुआ, आप सब लोगों ने पिछले 3 दिन में इसको पूरा डिटेल में पढ़ा है। पढ़ा क्या, आप लोगों ने लाइव देखा है, तो ये चीज़ आप लोगों को पता होनी चाहिए। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, नाम याद रखना। हो सकता है ऑपरेशन सिंदूर ही आपको पेपर में देखने को मिले। नेक्स्ट पे आते हैं, अप्रैल 2025 में कौन सा ऐसा पहला स्टेट है जिसने कंप्लीट करा एक विलेज लेवल सर्वे डॉक्यूमेंटिंग इट्स
एंटीक्विटीज बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी याद रखना। क्यों? क्योंकि पहली स्टेट बनी है इंडिया की जिसने कंप्लीट कर लिया है विलेज लेवल सर्वे डॉक्यूमेंटिंग। अब इसका नाम क्या है? इसका नाम है आपका कर्नाटका। कर्नाटका ने करा। अब एंटीक्विटी क्या होता है? देखो, जितने भी आपके पास्ट में जो भी सिविलाइजेशन थी या ह्यूमन सिविलाइजेशन आपके पास थी या जितनी भी इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो यहाँ पे इन्होंने पूरा जो है सर्वे यहाँ पे कंडक्ट करवाया, तो इसको याद रखना, कर्नाटका के द्वारा इसको करा गया है। नेक्स्ट पे आते हैं, कौन सी स्टेट ऐसी है जिसने टॉप करा है लार्ज एंड मिड साइज्ड इंडियन स्टेट्स इन द 4th एडिशन ऑफ इंडियन जस्टिस रिपोर्ट 2025? अब यहाँ पे इस क्वेश्चन को ध्यान रखना। इस क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं तो इसका आंसर जो है वो भी क्या है? कर्नाटका ही है। कर्नाटका ने टॉप करा है इंडिया जस्टिस रिपोर्ट को। अब इस रिपोर्ट में ऐसा क्या होता है जो कि जिसके बेसिस पे होता है? देखो, यहाँ पे बेसिकली परफॉर्मेंस देखी जाती है किस किस की। ये कंप्रिहेंसिव एक रिपोर्ट होती है जिसमें पुलिस किस तरीके से है, प्रिजन्स कितने हैं, आपकी जज जो है, जुडिशरी जो है, लीगल एड किस तरीके से देती है। तो बहुत सारे अलग अलग फैक्टर्स होते हैं जिसके बेसिस पे ये रिपोर्ट बनाई जाती है। कर्नाटका पहले नंबर पे है जिसका पॉइंट टोटल स्कोर था 6.78 आउट ऑफ 10। ये पॉइंट आपको याद नहीं रखने हैं, ठीक है? तो ये आप लोगों को बस इतना बताना चाहिए कि किसने टॉप किया है, तो कर्नाटका के द्वारा इसमें टॉप करा गया था। क्लियर है? नेक्स्ट पे आते हैं, आ जाओ। अगला क्वेश्चन वापस से जुडिशरी के रिलेटेड ही कहीं ना कहीं है। 38 चीफ जस्टिस ऑफ जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख हाई कोर्ट कौन बने हैं अप्रैल 2025 में? तो इनका नाम याद रखना, इनका नाम है जस्टिस अरुण पल्ली। इनसे पहले कौन थे? इनसे पहले थे जस्टिस ताशी रविस्टन। ताशी रविस्टन की अगर मैं बात करूं तो ये 37th थे, बट ये लद्दाख से बनने वाले जो थे वो पहले थे। ये पहले लद्दाखी थे जो कि चीफ जस्टिस बने हैं। रिसेंटली ये जो है इनका टेन्योर खत्म हुआ है। अब कौन बने हैं? अब बने हैं जस्टिस अरुण पल्ली। बहुत इंपॉर्टेंट इनका नाम है, याद रखना, आपसे पूछा जा सकता है। नेक्स्ट पे आते हैं, वर्ल्ड बैंक ने एस्टिमेट करा है इंडिया का रैंक इन द वर्ल्ड एक्सपोर्ट ऑफ प्लास्टिक। अब देखो, दो तरीके से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। सबसे पहले अगर मैं बात करूं वर्ल्ड एक्सपोर्ट ऑफ प्लास्टिक में इंडिया का रैंक क्या है? 12th है। पहले पे कौन सी है? पहले पे है चाइना। और अगर ये नाम आप लोग देख रहे हैं तो आपके नाम में दिमाग में एक चीज आ जानी चाहिए, वर्ल्ड बैंक के द्वारा क्या इनिशिएट करी गई थी 1960 में? इंडस वाटर ट्रीटी। थोड़ा सा नाम यहाँ पे हटके, बट इस क्वेश्चन से कई गुना ज्यादा इंपॉर्टेंट ये पॉइंट है, क्योंकि इंडिया वाटर जो थी, इंडस वाटर ट्रीटी जो थी, सॉरी, उसको इंडिया ने कैंसिल कर दिया है, इंडिया ने सस्पेंड कर दिया है। ये चीज़ याद रखना। 3 रिवर्स जो थी, जो पाकिस्तान के बाद 80% जिसका पानी ज़्यादा था, इंडिया ने उसको नल एंड वॉइड जो है वो डिक्लेयर कर दिया है। यानी कि इंडिया ने कह दिया कि अब हम लोग इसको नहीं मानते हैं। तो पेपर में क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि इंडस वाटर ट्रीटी को किसके द्वारा जो है मेडिएट करा गया था बीच में? तो वो करा गया था वर्ल्ड बैंक के द्वारा। साइन इंडिया की तरफ से जवाहरलाल नेहरू थे और वहां से आयुब खान थे, जिनके द्वारा ये जो ट्रीटी थी वो साइन करी गई थी। क्लियर है? नेक्स्ट पे आते हैं, विच एरिया वॉज रिसेंटली अप्रूव्ड एज अ कंजर्वेशन रिजर्व बाय द महाराष्ट्र स्टेट वाइल्ड लाइफ बोर्ड? अब यहाँ पे आपको बताऊं, दो चीजें हैं। पेपर में डायरेक्ट पहला क्वेश्चन क्या बनता है? पेपर में पूछा जाएगा डीपीएस फ्लेमिंगो लेक कहाँ पे है? तो याद रखना महाराष्ट्र में है, और इनके द्वारा ही इसको रिसेंटली कंजर्वेशन रिजर्व जो है वो डिक्लेयर कर दिया है। तो ये चीज़ आपको स्टैटिक जीके की फॉर्म में ज़्यादातर देखने को मिलती है। अगर यहाँ पे मैं स्टैटिक जीके की बात करूँ तो एक बहुत इंपॉर्टेंट जगह है, आप लोगों में से मैक्सिमम लोगों को पता होगा, कूनो नेशनल पार्क। ठीक है? क्यों इंपॉर्टेंट था? क्योंकि इसमें चीता जो लाए गए थे उनको यहाँ पे रखा गया था प्रोजेक्ट चीता के तहत, लेकिन अभी रिसेंटली उन चीतास को रिलोकेट कर दिया गया है। कहाँ पे? उनको कर दिया गया है गांधी सागर नेशनल पार्क में। तो यहाँ पे अब इस नाम को याद रखना, दोनों मध्य प्रदेश में ही है। आपसे पेपर में पूछा जाएगा कि कहाँ पे है, ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। ये भी अभी रिसेंटली ही हुआ है। नेक्स्ट पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 24 की अगर मैं बात करूं, इंडिया का पहला ऑनबोर्ड एटीएम यानी कि ऑटोमेटेड टेलर मशीन कहाँ पे लॉन्च करी गई है? इंडिया का पहला ऑटोमेटेड टेलर मशीन कहाँ पे लॉन्च करा गया है? कौन सी ऐसी ट्रेन है जिसमें किया गया है? तो इसका नाम है पंचवटी एक्सप्रेस। पंचवटी एक्सप्रेस जो है मुंबई से मनमाड़ तक चलती है। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं ट्रेन के अंदर ही एटीएम जो है वो इंस्टॉल कर दिया गया है। तो ये भी क्वेश्चन कई बार काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट बन जाता है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है? नेक्स्ट पे आते हैं, कौन सी ऐसी कंट्री है जिसने होस्ट करा है एक्सरसाइज डेजर्ट फ्लैग? ठीक है? इंडियन एयरफोर्स ने इस पर पार्टिसिपेट करा था।
अब यहाँ पे अगर मैं बात करूँ किसके द्वारा ये करी गई है, तो ये की गई है यूएई के द्वारा, ठीक है, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स के द्वारा इसको करा गया था। कहाँ पे? अल दाफरिया एयरबेस पे इसको जो है वो कंडक्ट करवाया गया था। आपको बस ये याद रखना है कि किस किस कंट्री के बीच में ये हुई है, इंडिया और यूएई के बीच में ये हुई है। डेजर्ट फ्लैग, ठीक है, क्लियर है। नेक्स्ट पे आते हैं, समुद्र प्रदक्षिणा जो रिसेंटली इसका एक क्या यूनिक फीचर था, ये रिसेंटली यहाँ पे कंडक्ट करवाई गई थी। अब यहाँ पे ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी अगर मैं बात करूँ समुद्र प्रदक्षिणा की, तो ये इंपॉर्टेंट, अब जितने भी ये इवेंट्स हैं ना, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो चुके हैं, आपको याद रखना है। सबसे पहली चीज़ अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे इसका यूनिक फीचर क्या था, जो ये इवेंट था, और याद रखना ये इवेंट अप्रैल महीने का है, ठीक है। मई में ऑपरेशन सिंदूर हुआ है, अप्रैल महीने में क्या था, ये पहली एक ऑल वुमेन ट्राई सर्विसेज जो है सर्कम नेविगेशन सेलिंग एक्सपीडिशन जो है वो करवाई गई थी। क्लियर है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ऑल वुमेन ये करवाया गया था। और उससे भी ज़्यादा क्या इंपॉर्टेंट हो गया है, अभी इसमें जो थे ये 12 वुमेन का क्रू था, जिसमें 12 मेंबर का क्रू था, जिसमें सारी की सारी जो थी वो वुमेन थी। और अगर मैं आपसे बात करूं ऑपरेशन सिंदूर के बाद जो मीडिया ब्रीफिंग दी गई है, ठीक है, आप कई बच्चे यहाँ पे कंफ्यूज हो रहे हैं, जो ऑपरेशन सिंदूर में सोफिया कुरैशी और व्योमिका सिंह थे, उन्होंने मीडिया ब्रीफिंग को लीड किया था, ठीक है, ये चीज़ भी याद रखना। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, दोनों नाम आपको मीडिया ब्रीफिंग में जो लोग आपको देखने को मिले थे, रोज आपको इनफैक्ट ये देखने को मिल रहे थे, सोफिया कुरैशी जी और व्योमिका सिंह जी। क्लियर है। नेक्स्ट पे आते हैं, कौन सी ऐसी कंट्री है जिसने डोनेट करी है? अब देखो यहाँ पे डोनेट करी गई है 2 शिंकानसेन ट्रेन सेट्स। अब नाम से भी आप लोग गेस कर सकते हैं, चाइना तो देने से रहा, चाइना ने क्योंकि आके पूरा ये बोल दिया कि हमारा फुल सपोर्ट पाकिस्तान को था इस पूरे इवेंट में। लेकिन अगर हम बात करें 2 शिंकानसेन ट्रेन सेट जो दी गई है इंडिया की पहली बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट के लिए, जो मुंबई अहमदाबाद हाई स्पीड रेल कॉरिडोर में चलाई जाएगी, किसके द्वारा किया गया है? तो याद रखना, नाम से भी आप लोग गेस कर सकते हैं, जापान के द्वारा जो है ये किया गया था। नेक्स्ट पे आते हैं, नेशनल सिविल सर्विसेज डे हर साल मनाया जाता है किस डेट को? तो हर साल ये 21 अप्रैल को मनाया जाता है। इसकी थीम क्या थी? इसकी थीम थी एम्पावरिंग सिटीजन्स थ्रू एफिशिएंट एंड ट्रांसपेरेंट गवर्नेंस, जो है यहाँ पे इसको याद रखिएगा, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट ये भी है, पूछा जा सकता है पेपर में। नेक्स्ट पे आते हैं, इंटरनेशनल मदर अर्थ डे। अब देखो ये 3 कंफ्यूजिंग डे थे, मैंने आपको पहले सेफ मदरहुड डे बताया, मदर डे बताया। अब कई बार पेपर में इंटरनेशनल मदर अर्थ डे अगर लिखा होगा तो ये कब होता है? ये 22 अप्रैल को मनाया जाता है। 2009 में ये शुरू हुआ था, 22 अप्रैल को मनाया जाता है। कंफ्यूजिंग है क्वेश्चंस, कई बार तभी एग्जामिनर पूछ लेता है। अब इसकी थीम क्या थी? इसकी थीम थी आर प्लैनेट आर पावर, या फिर आवर पावर आर प्लैनेट। इसकी जो थी थीम थी 2009 से जो है अक्रॉस ग्लोब इसको ऑब्जर्व करा जाता है, तो ये याद रखिएगा। नेक्स्ट पे आते हैं, कौन है जिन्हें रीअपॉइंट करा गया है डेप्यूटी गवर्नर ऑफ द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया? इनको 1 साल का एक्सटेंशन दे दिया गया है। इनका नाम क्या है? इनका नाम है टी राबी शंकर, पहला नाम। इसके अलावा एक और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नाम है जो आपको पता होना चाहिए, पूनम गुप्ता, ठीक है, पूनम गुप्ता जो है वो भी डेप्यूटी गवर्नर बनी है आरबीआई की। आरबीआई में टोटल कितने डेप्यूटी गवर्नर होते हैं? तो वो होते हैं 4, जिनमें 2 नाम आप लोग देख चुके हैं, टी राबी शंकर और पूनम गुप्ता का नाम आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। इसके अलावा जो 2 हैं वो हैं आपके स्वामीनाथन जे और राजेश्वर राव, ठीक है। इनके अलावा अगर आपसे पूछा जाएगा कि गवर्नर कौन है, यहाँ पे जो आप नाम देख रहे हैं ना, ये सारे आरबीआई के गवर्नर रह चुके हैं। अभी रिसेंटली कौन है? तो अभी रिसेंटली जो आरबीआई के गवर्नर है उनका नाम है संजय मल्होत्रा, ठीक है। ये सारे नाम आपको याद रखने हैं, पेपर में आपसे पूछा जा सकता है। पीपल इन न्यूज़ आपके एक सिलेबस में टॉपिक मेंशन है कहीं के, तो वहाँ पे ये चीज़ आपको देखने को मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो रिसेंटली कौन सा ऐसा टाइगर रिजर्व है उड़ीसा में जिसको डिक्लेयर कर दिया गया है 107वां नेशनल पार्क? अब देखो पेपर में कई बार आपको ना इस तरीके से क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं जिसमें पूछा जाता है कि बताओ ये नेशनल पार्क कहाँ पे है। तो बच्चे मैंने देखे हैं कि 107 के नोट्स बनाते हुए और उनको याद करते हुए, देखो ऐसा नहीं होता है, जो भी ये न्यूज़ में रहते हैं वही आपको स्टैटिक जीके की फॉर्म में पेपर में देखने को मिलते हैं। और अगर मैं यहाँ पे बात करूँ रिसेंटली किसको जो है अपॉइंट करा गया है 107th नेशनल पार्क डिक्लेयर करा गया है, तो वो है सिमलीपल टाइगर रिजर्व। अब से ये जो है 107वां है। इसके अलावा जो आप लोग देख रहे हैं सतकोसिया, देब्रीगढ़, नंदन कनन, ये सारे के सारे भी आपके उड़ीसा में ही देखे जाते हैं, तो इनको भी याद रख लेना।
और यहाँ पे 107वां जो है नेशनल पार्क कौन सा बना है, सिमलीपल टाइगर रिजर्व जो है उसको बनाया गया है। नेक्स्ट पे आते हैं, कौन सी स्टेट ऐसी है जिसने 2 गिनेस वर्ल्ड रिकॉर्ड जो हैं अपने नाम याद करे हैं। सबसे पहला जिसमें है वर्ल्ड लार्जेस्ट मधुबनी पेंटिंग का, जो कैनवा पे बनाई गई है, कैनवास पे बनाई गई है, और है लार्जेस्ट सिंगिंग बॉल एंसेंबल परफॉर्मेंस का। तो देखो ये दोनों अगर आप लोग गेस भी करेंगे, मधुबनी पेंटिंग कहाँ से फेमस है, तो यह है बिहार से, तो ये आपको याद रखना है। इसके अलावा ही अगर मैं आपको बात करूं बिहार की, तो बिहार ने इस बार होस्ट करा है खेलो इंडिया यूथ गेम को, ठीक है। पहले ये चीज भी याद रखना, खेलो इंडिया यूथ गेम का अगर आपसे पूछा जाएगा मैस्कॉट क्या था, तो उसका नाम था गज सिम्हा। अब देखो गज सिम्हा क्या है, ये बेसिकली एक मैस्कॉट बनाया गया है जो लाइन और एलिफेंट दोनों का कॉम्बिनेशन है, ठीक है। इसके साथ साथ यहाँ पे एक और चीज आपको पता होनी चाहिए कि जम्मू कश्मीर की जो वॉलीबॉल टीम है उसने ये टाइटल अपने नाम करा इस इवेंट में। तो ये दोनों चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको पता होनी चाहिए, जो बिहार में रिसेंटली हुई है। इसके अलावा अगर मैं बात करूं, अभी रिसेंटली एक पोर्टल जो है लॉन्च करा गया है बैंक, फाइनेंशियल कंपनीज और रेगुलेटरी एंटिटीज के लिए, जो कि यूज किया जा सकता है सबमिटिंग एप्लीकेशन फॉर रेगुलेटरी ऑथराइजेशन लाइसेंस एंड अप्रूवल स्टार्टिंग फ्रॉम मई 2025। इसका नाम क्या है, तो ये है प्रवाह पोर्टल। किसके द्वारा लॉन्च करा गया है, ऑब्वियसली अगर इतना फाइनेंशियल चीजें हो रही है तो ये आरबीआई के द्वारा ही लॉन्च किया जाता है। क्लियर है ये चीज। आपके पेपर में एक टॉपिक है, अगर मैं जेकेपीएसआई की बात करूं, जिसमें लिखा जाता है कि इकोनॉमिक्स बेसिक इकोनॉमिक पॉलिसी अराउंड अस, तो उसमें आरबीआई के द्वारा ये जो चीज़ें लॉन्च की जाती हैं पोर्टल वगैरह, ये भी आपको कहीं ना कहीं इसके लिए इंपॉर्टेंट है। करंट अफेयर्स के साथ ये चीज़ें पूछी जा सकती हैं। नेक्स्ट पे आते हैं, वर्ल्ड आर्ट डे की थीम क्या है। देखो वर्ल्ड आर्ट डे की ना 2 अलग अलग चीज़ें आपको हर एक जगहों पे देखने को मिलती है। सबसे पहले अगर आप पे पूछा जाए इन ऑप्शंस के अकॉर्डिंग कौन सी है, तो आप बोलोगे सर डीएनए, यानी कि डू नो एल्गोरिदम। ये एक फॉरम है जिसमें एक जो थीम और हर जगहों पे आपको देखने को मिलती है वो है आर्ट फॉर यूनिटी एंड हेल्थ, ठीक है। तो आपको अब पेपर में अगर कल को कोई क्वेश्चन देखने को मिलता है इस डे के रिलेटेड, तो आपको ध्यान रखना है जो भी आपको ऑप्शंस में इन दोनों में से दिखेगा आप उसको मार्क कर दीजिएगा, क्योंकि बहुत सारी जगहों पे आपको डीएनए देखने को मिलता है और कई सारी जगहों पे ये थीम जो है वो भी वायरल होते हुए दिखती है। अब सबसे बड़ा सवाल आता है कि वर्ल्ड आर्ट डे बनाया कब जाता है, तो ये हर साल अप्रैल 15 को जो है मनाया जाता है, इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट पे आते हैं, अप्रैल 2025 में कौन सी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी ऐसी है जिसने डिक्लेयर करा है एज 25th इन मध्य प्रदेश। बहुत इंपॉर्टेंट नाम है, आपको इसको याद रखना है। सबसे पहली चीज़, अगर यहाँ पे मैं वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की बात करूँ तो क्या नाम है इसका, तो इसका नाम है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर अभयारण्य, जो कि रिसेंटली यहाँ पे था, ठीक है। क्लियर है। और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का जन्म दिवस कब मनाया जाता है, तो वो हम लोग 14 अप्रैल को हर साल मनाते हैं, जिस दिन आपके पूरे इंडिया में छुट्टी होती है, और इन्हें फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है। नेक्स्ट पे आते हैं, 36 क्वेश्चन मैंने भी आप लोगों को बताया। 52nd चीफ जस्टिस कौन अपॉइंट हुए हैं रिसेंटली इंडिया के, तो वो हैं हमारे जस्टिस भूषण रामकृष्ण गवई, जिन्हें जस्टिस BR गवई के नाम से भी जाना जाता है। 51st कौन थे, संजीव खन्ना जी थे। क्लियर है ये चीज। नेक्स्ट पे आते हैं क्वेश्चन नंबर 37 के ऊपर। अभी एक पोर्टल रिसेंटली इनॉग्रेट करा गया है तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर के द्वारा, जिसके तहत लैंड सिक्योरिटी जो है उसको इन्हांस करा जाएगा, और ट्रांसपेरेंसी जो है लैंड रिकॉर्ड्स को उसको भी एनहांस करने की कोशिश की जाएगी। तो इस पोर्टल का नाम क्या है, तो इस पोर्टल का नाम रखा गया है भू भारती पोर्टल, ठीक है। ये चीज याद रखना, पेपर में कई बार इस तरीके से क्वेश्चन जो हैं वो बन जाते हैं। नेक्स्ट पे आते हैं, कौन सी ऐसी नंबर 1 इंडियन स्टेट बनी है इन टर्म्स ऑफ द नंबर ऑफ जियोग्राफिकल इंडिकेशन। ये मैंने अभी आपको बताया कौन है, वो है उत्तर प्रदेश, ठीक है। सबसे ज़्यादा जीआई टैग किसके पास है, तो वो उत्तर प्रदेश के पास है। आपको बस इस चीज़ को ध्यान रखना है। अब अगर मैं बात करूं, जम्मू कश्मीर से भी 8 प्रोडक्ट्स जो हैं वो गए थे कि उनको जीआई टैग मिले। देखो जीआई टैग उनको नहीं मिला है, ये चीज़ याद रखना, लेकिन नॉमिनेशन फाइल करी गई थी। उन 8 के नाम मैं आपको बता देता हूं जो जम्मू कश्मीर से यहाँ पे गए थे। सबसे पहले तो आप लोगों ने नाम सुना होगा विलो बैट का, ठीक है। विलो बैट के बाद अगर मैं बात करूं, क्रिविल जो है वो गया था। इसके बाद वागोव एक प्रोडक्ट था जो गया था। इसके अलावा गाबा था। चेन स्टिच आर्ट जो है
उसको भी करा गया था। ट्वीड, नामदा, ठीक है, नामदा के प्रोडक्ट्स आपको पता, और शिकारा। कितने हो गए? 3, 3, 6, 2, 8। हाँ, ये 8 जो है गए थे, बट इन्हें मिला नहीं है, ये भी मैं आपको बता देता हूँ, इन्हें मिला नहीं है जीआई टैग। नॉमिनेशन इनका फाइल करा गया था, ठीक है, क्लियर है ये चीज। तो ये चीज आपको पता होनी चाहिए। सबसे ज्यादा किसके पास है? तो वो उत्तर प्रदेश के पास है। नेक्स्ट पे आते हैं। अभी रिसेंटली नेशनल मैरीटाइम वरुणा अवार्डी के साथ किसको सम्मानित करा गया है? ये हाईएस्ट इंडिविजुअल ऑनर दिया जाता है इंडिया के मैरीटाइम सेक्टर में। तो इससे सम्मानित किसको करा गया है रिसेंटली? तो इससे सम्मानित करा गया है कैप्टन राजेश उनी को। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है, याद रखना, क्योंकि हाईएस्ट इंडिविजुअल ऑनर दिया जाता है इसमें मैरीटाइम सेक्टर में। नाम क्या है? नेशनल मैरीटाइम वरुणा अवार्ड, ठीक है। वरुणा एक एक्सरसाइज भी हम लोग करते हैं, किसके साथ? फ्रांस के साथ हम लोग ये करते हैं। फ्रांस की अगर बात करूं तो रफेल हमें फ्रांस ने ही यहाँ पे दिए हैं, जो कि आप लोगों ने अभी न्यूज़ में बहुत ज़्यादा सुने थे। और रफेल के साथ साथ आप लोगों ने एक नाम और सुना होगा, S-400 का, जो हमारा डिफेंस सिस्टम में था। सरफेस टू एयर एंटी डिफेंस, जो हमारा डिफेंस सिस्टम था, उसमें S-400 ने एक बहुत बड़ा रोल प्ले करा। S-400 के ऊपर कई क्वेश्चंस आपको देखने को मिल सकते हैं, जिसमें सबसे पहला कि ये हमें रशिया ने दिया है, ठीक है। S-400 जो है, क्या ये सबसे एडवांस्ड है? नहीं, S-400 से ज़्यादा एडवांस्ड है S-500, जो कि रशिया खुद यूज़ कर रहा है यूक्रेन वॉर के तहत। और S-500 जो है ये हमारे पास आएगा 30s में, 2030s में हमारे पास आएगा। क्या S-400 सिर्फ इंडिया और रशिया के पास है? तो ऐसा नहीं है। इंडिया के साथ साथ टर्की के पास भी ये है, बेलारूस के पास भी ये है। ये आपको कुछ नाम याद रखने हैं जो कि इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। अब और आपको बता दूं, टर्की ने पाकिस्तान को सपोर्ट करा था, और टर्की एक नाटो कंट्री भी है, नाटो नेशंस में इसको ऐड किया गया है। तो ये भी आप लोग याद रखना, कई बार क्वेश्चन जो है पेपर में पूछे जा सकता है। इंडिया नाटो का मेंबर नहीं है। नाटो में यूक्रेन इसी वजह से टूटा गया था, यूक्रेन को इसी वजह से रशिया ने तोड़ा था, क्योंकि यूक्रेन चाहता था कि वो नाटो का मेंबर बने, बट रशिया नहीं चाहता था ये चीज़ हो। तो ये चीज़ आप कई बार याद रख लेना। अलग अलग क्वेश्चंस किसी अलग तरीके से पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट पे आते हैं। पंचायत एडवांसमेंट इंडेक्स, ठीक है, एक रिपोर्ट लॉन्च करी गई थी जिसमें सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल जो है उसको देखा गया था, किस हद तक यहाँ पे चीज़ें शुरू की गई हैं। ये लॉन्च करी है 2025 में, किस फाइनेंशियल ईयर के लिए? अब देखो ये क्वेश्चन भी कहीं ना कहीं इंटरेस्टिंग हो जाता है। 2025 में इसको लॉन्च करा गया है। अब आपसे पूछा जाएगा किसके लिए, तो आप बोलोगे सर 23-24 होगा। नहीं, ये है 2022-23 के लिए जो लॉन्च करा गया था, ठीक है। नेशनल पंचायत डे कब होता है, ये आपका होमवर्क है। अप्रैल महीने में ही कंडक्ट करवाया जाता है। आपको बताना है कि वो किस डेट पे हुआ था, ये आपका होमवर्क है। कमेंट बॉक्स में लिख के बस जरूर बताना। नेक्स्ट पे आते हैं। कौन सा ऐसा एयरपोर्ट है जिसका नाम रखा गया है वर्ल्ड, जिसको अभी रैंकिंग दी गई है वर्ल्ड बेस्ट एयरपोर्ट की स्काईट्रैक्स वर्ल्ड एयरपोर्ट अवार्ड्स के द्वारा? कौन सा है दुनिया का सबसे बेस्ट एयरपोर्ट अभी की डेट में? अगर मैं बात करूं तो वो है सिंगापुर चेंगई एयरपोर्ट। याद रखना, स्काई ट्रैक्स जो है ये रैंकिंग देता है, अवार्ड्स देता है। तो यहाँ पे याद रखना, वर्ल्ड बेस्ट एयरपोर्ट का अवार्ड जो है वो मिला है सिंगापुर चेंगई एयरपोर्ट को। नेक्स्ट पे आते हैं। कौन सी ऐसी पहली अफ्रीकन कंट्री बनी है जिसने साइन करा है कंट्री पार्टनरशिप फ्रेमवर्क, ठीक है, किसके साथ? आईएसए के साथ। आईएसए है आपका इंटरनेशनल सोलर अलायंस, जिसका हेडक्वार्टर गुरुग्राम में है। तो ये किसके द्वारा साइन करा गया है? कौन है ऐसा पहला जिसने किया है? वो है मॉरिशियस। बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना, पेपर में डायरेक्ट पूछा जा सकता है। नेक्स्ट पे आते हैं। हर साल सियाचिन डे मनाया जाता है आर्मी के द्वारा, किस डेट को? देखो ये मनाया जाता है बैसाखी वाले दिन, आप लोगों को याद रखने के लिए, 13 अप्रैल को। अब यहाँ पे जितने भी ये ऑपरेशन है ना, ऑपरेशन सिंदूर के बाद ये सारे के सारे ऑपरेशन जो है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट बन जाते हैं आपके लिए एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो यहाँ पे अभी वाले पुराने सब आपको पता होना चाहिए। ऑपरेशन मेघदूत, ठीक है, इसका नाम रखा गया था। ये कब हुआ था? ये हुआ था 1984 में। अब कई बच्चे इसको कारगिल युद्ध से भी कंफ्यूज करते हैं, ऐसा नहीं है। 1984 में जो है ऑपरेशन मेघदूत जो है वो कंडक्ट करवाया गया था। याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट ये होगा आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। और अगर आपसे पूछा जाएगा कि दुनिया का हाईएस्ट बैटलफील्ड कौन सा है, तो वो सियाचिन ही है। सियाचिन ग्लेशियर जो है वो सबसे बड़ा हाईएस्ट जो है बैटलफील्ड है। तो ये भी आप लोग याद रखना, दुनिया का खास तौर पे। क्लियर है? नेक्स्ट पे आते हैं क्वेश्चन नंबर 44 के ऊपर। रिसेंटली अफ्रीका इंडिया मैरीटाइम एंगेजमेंट, जिसे एकमई एक्सरसाइज भी कहा जाता है, और ये पहला एडिशन था, ठीक है। फर्स्ट एडिशन आप लोगों को पता है कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। किन कंट्रीज के बीच में जो है
कंडक्ट हुआ था, तो ये हुआ है इंडिया और तंजानिया के बीच में। बहुत इंपॉर्टेंट ये होने वाला है। देखो, जब कभी भी इस तरीके से पहला एडिशन होता है ना किसी भी मिलिट्री एक्सरसाइजेस का, तो ये आपको याद रखना है। इक्कीमी इसका नाम है, यानी कि अफ्रीका इंडिया की मैरीटाइम एंगेजमेंट एक्सरसाइज। नेक्स्ट पे आते हैं, अप्रैल 2025 में कौन सी स्टेट पुलिस ऐसी है जिसने स्कॉच अवार्ड जीता है नेशनल लेवल पे पुलिस एंड सेफ्टी कैटेगरी में? तो यहाँ पे आपको बता दूं, ये अवार्ड जीता गया है उत्तर प्रदेश के द्वारा। उत्तर प्रदेश को जो है इस अवार्ड से सम्मानित करा गया है। और अगर मैं यहाँ पे बात अवार्ड्स की ही हो रही है, तो आपको वो याद होगा, एक अवार्ड है लता मंगेशकर दिन अवार्ड दिया जाता है जब से लता मंगेशकर जी का देहांत हुआ है। फर्स्ट टाइम ये दिया गया था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को, सेकंड में दिया गया था आशा भोसले को, थर्ड अवार्ड ये दिया गया था अमिताभ बच्चन को। और 2025 का अगर आपसे पूछा जाएगा ये अवार्ड किसको दिया है, तो 2025 का अवार्ड दिया गया है यहाँ पे कुमार मंगलम बिरला जी को, जो आदित्य बिरला ग्रुप के मालिक है। उन्हें इस अवार्ड से सम्मानित करा गया है। याद रखना, ये अवार्ड भी काफी इंपॉर्टेंट है, पेपर में कई बार ये पूछा जाता है, तो इसको भी आप लोग अपने नोट्स में ऐड कर लेना। नेक्स्ट पे आते हैं, 77th एनिवर्सरी हुई है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की, जिसको ऑब्जर्व करा जाता है 7 अप्रैल 2025 में। इसको ऑब्जर्व करा गया था। इसकी थीम क्या थी इस बार वर्ल्ड हेल्थ डे की? जो है हम लोग ऑब्जर्व कब करते हैं इसको, मैंने आपको बताया। वर्ल्ड हेल्थ डे कब मनाया जाता है? जब वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन जो है बनाया गया था तब से, ठीक है। इसकी थीम क्या थी इस बार की, तो ये आपको याद रखनी है, थीम काफी इंपॉर्टेंट है। इसकी थीम थी हेल्थी बिगिनिंग्स होपफुल फ्यूचर्स। क्लियर है? नेक्स्ट पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 47 की बात करें तो 13 अप्रैल हर साल आपको पता है कि जलियांवाला बाग मैसेकर को जो है अमृतसर में जो है मनाया जाता है, उनकी श्रद्धांजलि देने के लिए जो लोगों की यहाँ पे जान गई थी। तो ये कौन सा एडिशन था या कौन सी एनिवर्सरी थी यहाँ पे, अगर मैं बात करूँ तो वो थी 106वीं। आपको ये कैलकुलेट भी कर सकते हैं आप लोग, क्योंकि मॉडर्न हिस्ट्री में क्वेश्चन डायरेक्ट पूछा जाता है कि ये कब हुआ था। 1919 में ये 13 अप्रैल यानी कि बैसाखी वाले दिन इंसिडेंट हुआ था। तो आप 2025 से माइनस करके भी इसको सीधा याद रख सकते हैं। नेक्स्ट पे बात करते हैं, अभी रिसेंटली मेघालय के एक टेक्सटाइल को जो है जीआई टैग दिया गया है, वो कौन सी सिल्क है जिसको दिया गया? पेपर में क्या क्वेश्चन पूछेगा मैं आपको बताता हूँ। पेपर में आएगा कि बताओ राइनेडिया सिल्क जो है वो कौन सी स्टेट से बिलोंग करती है? तो याद रखना ये है मेघालय से, जिसको अभी रिसेंटली जीआई टैग से सम्मानित करा गया है। नेक्स्ट पे आते हैं, कौन सी स्टेट पुलिस ऐसी है जिसने लॉन्च करा है जीपी दृष्टि प्रोजेक्ट? ठीक है, अब यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे इनहांस करा गया है जितना भी पब्लिक पुलिस रिस्पॉन्स टाइम होता है किसी भी क्राइम इंसिडेंट के दौरान, ये ड्रोन बेस्ड सर्विलेंस सिस्टम जो है वो लॉन्च करा गया है। तो जीपी दृष्टि जो है प्रोजेक्ट किसके द्वारा करा गया है? जीपी से आप लोग याद रख सकते हैं, गुजरात के द्वारा ये किया गया है। और अगर आपसे पूछा जाए एक भरोसा क्यूआर कोड, ठीक है, ये भी लॉन्च करा गया है कौन सी स्टेट के द्वारा या यूटी के द्वारा? तो ये जेएंडके में किया है श्रीनगर डिस्ट्रिक्ट की पुलिस ने। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें जितनी भी आपके फीडबैक्स हैं या फिर जो आपको भी ग्रीवेंसेस आप यहाँ पर डाल सकते हैं, एक क्यूआर कोड है बेसिकली जो लॉन्च करा गया है श्रीनगर के द्वारा। क्लियर है? नेक्स्ट पे आते हैं, नेशनल फायर सर्विस डे जो है ऑब्जर्व करा जाता है एनुअली किस दिन? ठीक है, अब ये किस दिन किया जाता है? ये 14 अप्रैल के दिन करा जाता है हर साल, ताकि ट्रिब्यूट दिया जाता है जितने भी ब्रेव फायर फाइटर्स ने अपनी जान जो है वो दी है लाइन ऑफ ड्यूटी के दौरान ड्यूरिंग बॉम्बे डॉक एक्सप्लोजन 1944। तो ये चीज आप लोग याद रखना। नेक्स्ट पे आते हैं, हाई एनर्जी फिजिक्स ग्रुप फ्रॉम विच यूनिवर्सिटी हैज रिकॉग्नाइज्ड एज पार्ट ऑफ द इंटरनेशनल टीम अवॉर्डेड द ब्रेक थ्रू प्राइज 2025 इन फंडामेंटल फिजिक्स? अब ये क्वेश्चन एक ऐसा है जिसको बहुत सारे लोग बोलेंगे कि वाह क्या बात है। तो ये आपको बता दो, जम्मू यूनिवर्सिटी जो है उसे यहाँ पे किया गया है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये फिजिक्स हाई एनर्जी फिजिक्स ग्रुप जम्मू यूनिवर्सिटी का जो है उसे रिकॉग्नाइज करा गया है एज अ पार्ट ऑफ इंटरनेशनल टीम अवॉर्डेड द ब्रेक थ्रू प्राइज 2025। बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना, ये पेपर में पूछा जा सकता है आपको। नेक्स्ट पे आते हैं, नेशनल मैरीटाइम डे हर साल मनाया जाता है कब? 5 अप्रैल के दिन, ठीक है, ताकि जितना भी मैरीटाइम सेक्टर में कॉन्ट्रीब्यूशन रही है टू द इकोनॉमी, ग्लोबल ट्रेड एंड इंटरनेशनल रिलेशंस, ये हर साल हम लोग 5 अप्रैल को जो है वो मनाते हैं। नेक्स्ट पे आते हैं, 2 हड़प्पन साइट्स जो है डिक्लेयर करी गई हैं एज प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट्स, ठीक है, एंड आर्कियोलॉजिकल साइट्स इन हरियाणा। ये 2 साइट्स कौन सी हैं? तो ये दोनों साइट का नाम है तिघराना और मिठाथल। तो ये दोनों चीजें आपको याद रखनी है।
पेपर में इस तरीके से क्वेश्चन जो है वो कहीं ना कहीं पूछे जाते हैं, तो आपको इनके बारे में पता होना चाहिए, ठीक है। और अगर मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ कि हड़प्पन साइट्स की, जिनको अभी रिसेंटली प्रोटेक्टिव मॉन्यूमेंट्स करा गया है, और यूनेस्को की अगर मैं बात करूँ, यहाँ पे यूनेस्को मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड रजिस्टर में दो चीजें ऐड हुई हैं, जिसमें उनका नाम क्या है, जो यूनेस्को मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड रजिस्टर, ठीक है, इसमें क्या ऐड किया गया है, एक तो आपकी भगवत गीता को ऐड करा गया है, और साथ में जो आपका नाट्य शास्त्र है, ठीक है, उनको दोनों को इसमें ऐड करा गया है। मेमोरी रजिस्टर यूनेस्को का होता है। अगर यूनेस्को की रिसेंट वर्ल्ड हेरिटेज साइट में इंडिया से कौन सी ऐड हुई है, तो मोडियाम जो है उसको ऐड किया गया है। ये कहाँ पे है, ये असम में है, ये भी आपको पता होने चाहिए, पेपर में क्वेश्चन जरूर बनेंगे। नेक्स्ट पे आते हैं, यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल डे ऑफ स्पोर्ट एंड डेवलपमेंट एंड पीस कब मनाया जाता है हर साल, तो ये हर साल जो है 6 अप्रैल के दिन मनाया जाता है, ठीक है, ताकि एक्नॉलेज किया जा सके द रोल ऑफ स्पोर्ट इन प्रमोटिंग ह्यूमन राइट्स, एडवांसिंग इकोनॉमिक डेवलपमेंट्स में, तो ये चीज़ आप लोग याद रखिएगा। इसके अलावा अगर मैं बात करूं, तो रिसेंटली किसने अनवील करी है पोइट्री कलेक्शन बुरनाश, ठीक है, द फ्रेगनेंस ऑफ वर्ड्स, अनुपमा शर्मा के द्वारा लिखी गई है हिमाचल प्रदेश में। और जब आप लोग यहाँ पे ये चीज़ देख रहे हैं हिमाचल प्रदेश, तो इसको आप गैस भी कर सकते हैं, सुखविंदर सिंह सुक्खू जो है, जो हिमाचल के सीएम है, इनके द्वारा इसको रिलीज करा गया है। नेक्स्ट पे आते हैं, पहला एडिशन था किसका, डिजिटल थ्रेट रिपोर्ट 2024 का, बहुत इंपॉर्टेंट है। मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ने इसको लॉन्च करा है। कौन से सेक्टर के लिए ये लॉन्च करी गई है, तो ये की गई है बैंकिंग, फाइनेंशियल सर्विसेज एंड इंश्योरेंस के लिए। नेक्स्ट पे आते हैं, कौन सी एग्रीकल्चर प्रोडक्ट है साउथ गुजरात से जो कि पहला बना है रीजन का, जिसको जीआई टैग दिया गया है। तो यहाँ पे आपको बता दूं किसको मिला है, तो ये मिला है अमलसाड़ चीकू को, जिसको सपोडोलिया भी कहते हैं। तो ये आप लोग याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको ये जो रिसेंट जीआई टैग्स मिले हैं ना, इनको याद रखना है, पेपर में क्वेश्चंस कई बार यहाँ से बन जाते हैं। नेक्स्ट पे आते हैं, सीआरपीएफ वेलर डे जो है, जिसे हम लोग शौर्य दिवस भी कहते हैं, ये कब मनाया जाता है अक्रॉस इंडिया, तो ये हर साल हम मनाते हैं 9 अप्रैल के दिन, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट पे आते हैं हम लोग, कौन सा ऐसा सेंट्रल बैंक है जिसे ऑनर करा गया है मोस्ट इनोवेटिव फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन ग्लोबली। अब देखो कभी भी ये न्यूज में अगर आता है ना ग्लोबली, तो यहाँ पे याद रखना ये हमारा इंडिया का मेन सेंट्रल बैंक ही होगा, जिसको यहाँ पे ये अवार्ड से सम्मानित किया गया है, तभी ये न्यूज बनी है। तो याद रखना किसको किया गया है, आरबीआई को किया गया है। आज के लास्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, अप्रैल 2025 में कौन सी कंपनी ऐसी है मुंबई बेस्ड जिसने की रिसेंटली, जिसे स्टील सस्टेनेबिलिटी चैंपियन का अवार्ड दिया गया है लगातार 8वें साल, ठीक है। अब ये जो चीज होती है ना, ये कई बार आपके सामने है, और इसको आप लोग गेस भी कर सकते हैं। टाटा स्टील जो है उसे ये अवार्ड से सम्मानित करा गया है वर्ल्ड स्टील एसोसिएशन के द्वारा। तो ये थे हमारे अप्रैल महीने के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। आई होप आपको ये हेल्पफुल लगे होंगे आपके एग्जाम में। जितनी चीज़ें स्टैटिक फॉर्म में जेएंड के पॉइंट ऑफ व्यू से, आपके एसएससी या फिर आपके जो रेलवे एग्जाम से पूछे जाते हैं, एक बिल्कुल क्रक्स हम लोग यहाँ पे लेके आते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो इसको लाइक कर दीजिए, अगर आप इस चैनल पर नए तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर आप लोग हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं या प्रैक्टिस करना चाहते हैं इन एग्जाम्स के लिए, तो आप लोग हमारी ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं प्ले स्टोर पे, जिसपे डेली बेसिस पे फ्री टेस्ट आपको मिलते हैं, जिसमें आप लोग किसी भी एग्जाम की तैयारी करें, आप एनालाइज यहाँ पे कर सकते हैं। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही, मिलते हैं आप लोगों से जल्दी नए लेक्चर के साथ। अभी के लिए फिलहाल इतना ही, बाय बाय, टेक केयर, सी यू सून, गुड नाइट।